साल था 1931। दुनिया अजीम के साथ बाजारी यानी ग्रेट डिप्रेशन की गिरफ्त में थी और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि तारीख की सबसे बड़ी तबाही बस दहाने पर खड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ चंद सालों में अमन की उम्मीदें कैसे दम तोड़ गईं और दुनिया एक और आलमी जंग के दहाने पर आखिर पहुंची कैसे। देखिए, इस वक्त दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटानिया और फ्रांस जैसी पुरानी ताकतें थीं जो पहली जंग अजीम की तबाही के बाद बस अमन कायम रखना चाहती थीं और अपनी डूबती मईशतों को बचाने की फिक्र में थीं। और दूसरी तरफ थीं जर्मनी, इटली और जापान जैसी उभरती हुई ताकतें। ये न सिर्फ जंग के बाद के निज़ाम से खुद को मजबूम समझती थीं, बल्कि इस आलमी बहरान को अपनी सल्तनतें फैलाने और दुनिया पर अपनी सोच मुसल्लत करने का एक सुनहरी मौका देख रही थीं। इनके मकासद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इस बहरान का सबसे बड़ा शिकार था जर्मनी। किसी भी मुल्क पर ग्रेट डिप्रेशन की इतनी बुरी मार नहीं पड़ी थी। जर्मनी की मईशत अमरीकी कर्जों पर चल रही थी, तो जब वो कर्जे बंद हुए तो सब कुछ जमीन पर आ गया। जरा सोचें, 1932 तक मुल्क की 40% आबादी बेरोजगार थी। ये सिर्फ कोई माशी आदात शुमार नहीं है, ये एक समाजी तबाही थी। और इसी माहौल ने सियासी इंतहा पसंदी के लिए एक बहुत जरखेज जमीन तैयार की। और अमन के ताबूत में पहली कील जापान ने ठोंकी। जब सारी दुनिया अपनी मुआशी परेशानियों में उलझी हुई थी, जापान के कौम परस्त फौजी अफसरान ने फैसला किया कि चीन में अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए अब मामलात अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। तो इस पर आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? इंतहाई सुस्त और बिल्कुल बेअसर। जापान ने सितंबर 1931 में हमला किया और लीग ऑफ नेशंस को अपनी तहकीकाती रिपोर्ट देने में पूरे 17 महीने लग गए। इस लंबी ताखीर का जापान ने बड़े आराम से लीग छोड़कर जवाब दिया। पैगाम बिल्कुल साफ था, जो चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये आग सिर्फ एशिया तक ही नहीं रुकी। इसी दौरान सोवियत यूनियन में एक खौफनाक इंसानी आलमिया जन्म ले रहा था। स्टालिन की पॉलिसियों ने होलोडोमोर नामी एक ऐसा कहत पैदा किया जिसने लाखों करोड़ों जानें निगल लीं। इधर जापान में जहां से ये सब शुरू हुआ था, फौज जमहूरियत की बची खुची निशानियों को भी मिटा रही थी। मुल्क के वजीर आजम का कत्ल इस बात का खुला ऐलान था कि अब असल ताकत किसके हाथ में है। और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका, उसका क्या हाल था? वहां फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने एक ऐसी कौम की बागडोर संभाली थी जो अपने ही मसाइल में बुरी तरह फंसी हुई थी। 25% बेरोजगारी के साथ किसी के पास ना तो वक्त था और ना ही दिलचस्पी कि बाहर की दुनिया के बढ़ते हुए खतरात पर तवज्जो दी जाए। तो अब आते हैं इस दौर के सबसे फैसलाकुन मोड़ की तरफ। जर्मनी में सियासी बहरान अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से सदर हिंडनबर्ग ने जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर को चांसलर बनाने का एक तारीखी फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हिटलर ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में जरा भी वक्त ज़ाया नहीं किया। चांसलर बनने के सिर्फ 6 महीने के अंदर उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जमहूरियत की पूरी बिसात लपेट दी। राइक्सताग की आग को बहाना बनाकर शहरी हुकूक मुअत्तल किए गए, फिर इनेबलिंग एक्ट के जरिए तमाम इख्तियारात हासिल किए गए और आखिर में नाजी पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। बस जर्मन जमहूरियत का खात्मा हो चुका था। तो अहम बात यह है कि हिटलर के इरादे कोई राज नहीं थे। उसने सालों पहले अपनी किताब माइन कैम्फ में साफ साफ अपने मंसूबे बता दिए थे। इसका मकसद वाज़ेह था, सल्तनत को फैलाना और नस्ली बढ़तरी कायम करना। इक़्तिदार में आते ही हिटलर ने फ़ौरन बैनुल अक़वामी निज़ाम को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसने वर्साए मुआहिदे के हर उसूल को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। जंगी हर्जाने देने से इनकार किया, खुफिया तौर पर फ़ौज को दोबारा मुसल्लह करना शुरू किया और आखिरकार लीग ऑफ नेशंस को ही खैर बात कह दिया। तो सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया ने इस खुली जारियत का जवाब क्यों नहीं दिया? इसका जवाब अमन पसंदी, बेहिसी और खौफ के एक खतरनाक मिलाप में छुपा है। फ्रांस की मिसाल ही ले लें, वो अपने ही मसाइल के समंदर में डूबे हुए थे। मईशत तबाहाल थी, कौमी आमदनी 30% कम हो चुकी थी। सियासी अदम इस्तेहकाम का ये आलम था कि 3 साल में 10 हुकूमतें आईं और गईं और इन हालात में दिफाई बजट में भी ज़बरदस्त कटौतियां की गईं। सीधी सी बात है, फ्रांस एक और बड़ी यूरोपीय जंग लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं था। और बरतानिया और अमेरिका में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। पहली जंग अजीम की हौलनाक यादें इतनी ताज़ा थीं कि अवाम में जर्मनी से टक्कर लेने की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। सच तो ये है कि कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि शायद वर्साए का मुआहिदा जर्मनी के साथ वाकई कुछ ज़्यादा ही सख्त था। और इस तरह 1934 तक रास्ता तकरीबन तय हो चुका था। जाने ताकतें अपने मंसूबों को मजबूत कर रही थीं, जबकि आलमी निज़ाम बिखरता जा रहा था।
اقتدار کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہٹلر نے سب سے پہلے اپنے اندرونی دشمنوں کو ختم کیا۔ نائٹ آف دا لانگ نائفز کے نام سے مشہور اس خونی کارروائی میں اس نے اپنی ہی پارٹی کی ایک شاخ سٹورمبٹلنگ یعنی ایس اے کے رہنماؤں کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس کا مقصد جرمنی کی باقاعدہ فوج کی مکمل وفاداری حاصل کرنا تھا، جو اسے اپنے جنگی منصوبوں کے لیے ہر حال میں چاہیے تھی۔ اور پھر جب صدر ہنڈنبرگ کا انتقال ہوا تو ہٹلر کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی ہٹ گئی۔ اس نے صدر کے عہدے کو ہی ختم کر دیا اور خود کو جرمن قوم کا فیورر یعنی واحد رہنما قرار دے دیا۔ یہ فیورر کا نیا کردار بہت اہم تھا۔ اب جرمن فوج ریاست کے آئین کی وفادار نہیں رہی، بلکہ ایڈولف ہٹلر کی ذات کی وفادار بن گئی۔ فوجیوں نے اس سے ذاتی وفاداری کا حلف اٹھایا، جس نے اسے ملک کی مسلح افواج پر مکمل اور ایسا کنٹرول دے دیا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سادہ سی میز اس دور کی پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک بڑی طاقتیں ان معاہدوں کو چھوڑ رہی تھیں جو عالمی امن کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ لیگ آف نیشنز، واشنگٹن بحری معاہدہ، یہ سب اب بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ تو 1934 کے آخر تک ہم ایک ایسی دنیا دیکھتے ہیں جہاں امن کے لیے بنائے گئے سارے ادارے ناکام ہو چکے ہیں، جارے ممالک بے لگام ہو چکے ہیں اور جمہوری طاقتیں بے بس نظر آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس موڑ پر ایک اور عالمی جنگ کا ہونا اب ٹل نہیں سکتا تھا؟